ज़्यादा टाइम नहीं है, इट्स अराउंड हार्डली 2 to 3 वीक्स आपके एग्जाम आने में, बीच में केमिस्ट्री का एग्जाम भी है। यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, ओके। सो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा आपका टोटल 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। आपके इसमें दो पार्ट आते हैं बेटा, एक तो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस एंड फील्ड एंड अनदर वन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों ही चैप्टर बेटा इसके अंदर बेसिक्स हैं मैग्नेटिज्म्स के, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी होगी तो पता होगा मोस्टली टॉपिक्स इसके साथ कहीं ना कहीं लिंक करेंगे। आपको सबसे मेन पॉइंट ये बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बेसिक्स हैं आपके फिजिक्स के, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस एंड फील्ड है बेटा, इस चैप्टर में से आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं सबसे पहले देखते हैं। कूलम्स लॉ सबको पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से, क्या उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी प्रॉपर पूरी डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, आपको दोनों पॉइंट्स के लिए प्रॉपर पूरी डेरिवेशन, उसके केस, दोनों चीजें पता होनी चाहिए, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक जितनी बार आपने एग्जाम्स दिए हैं अपने स्कूल के या फिर अपने PYQs उठा के देखो, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ऑन द एप्लीकेशन बेस्ड आपसे एक क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। गॉस लॉ आपके टीचर्स भी स्टार्टिंग से बोलते आए हैं कि गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेटा मान जाओ, ठीक है। तो आपके फर्स्ट पार्ट में से यू हैविंग ओनली 4 टॉपिक्स, कूलम्स लॉ इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, नाउ गॉस लॉ, ठीक है। लेकिन हमारा सेकंड पॉइंट जो आपका पार्ट बी है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो बेटा यहां पर इन दोनों का ही आपस में कोलैब होने वाला है। बड़े ध्यान से सुनना है इसको। एक भी पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, द पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगेगा वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेरिवेशन आनी चाहिए। इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, उसके कैपेसिटेंस के ऊपर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब अगर लगाओगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, विद प्रूफ। एंड एनर्जी स्टोरेज, ये आपके लास्ट ईयर में भी सैंपल पेपर में भी गिवन था, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर हाफ CV², इसके बेसिस पे आपसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे कैपेसिटेंस के ऊपर पूछा जाएगा, तो ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। एंड कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इतने सारे तो टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ 10 मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। देखो बेटा, आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने थियोरेटिकल, कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल्स तीनों के ऊपर, ठीक है। तो आपको शॉर्टलिस्ट करने होंगे, स्मार्ट वे करना होगा अपने स्टडी का। सब कुछ तो आप इतनी जल्दी नहीं करोगे, तो आप एक काम करो, फर्स्ट यूनिट के सबसे पहले जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं वो सबसे अच्छे पहले करो, वो सबसे पहले अच्छे से करो। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ज्यादा टॉपिक नहीं है ये, बट अगर आप अपने प्री बोर्ड्स के भी क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एंड PYQs पिछले 5 साल के PYQ कर लेना, और जो जो हम पर चैप्टर के हिसाब से आपको बता रहे हैं वो अच्छे से कर लेना, टेंशन मतलब हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट चैप्टर 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट है बेटा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान है यार। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स आप लोग ना 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पुत्र, ये आपके 6 मार्क्स का आएगा। और अगर आपके वेटेज इस वाले चैप्टर की थोड़ी सी कम है तो टॉपिक्स भी बहुत कम मिलेंगे। तो पुत्र आपको जो जो पढ़ना है वो देखो, सबसे पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको अच्छे से आता भी है, सब जैसे ही ओम्स लॉ का नाम आता है तुरंत बोलते V = IR सर। उसके ऊपर क्वेश्चंस किस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं, प्लस में उसकी लिमिटेशन, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ में आ रहा है? तो उसको ढंग से एक बार देखना, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओके। एंड द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा मार्केट में चलता है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पुत्र अच्छे से आपको उसकी डेरिवेशन कर लेनी है, और उसके साथ साथ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो उसी के साथ लिंक्ड अप है, तो एक बार देख लेना उन टॉपिक्स को भी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज एंड पैरेलल, ये तो बेटा आप लोग
10th में भी आप इसी से तो करके पास हुए थे। तो आपके ये जो टॉपिक्स हैं सीरीज एंड पैरेलल, ये ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे, बस इसके कंसेप्ट्स को स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके करना, और न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा इसके ऊपर, ठीक है। ये नहीं पूछेंगे आपसे कि फॉर्मूला क्या है, आपको सर्किट दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना, बस बहुत आसान है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, किरचॉफ रूल्स, इस चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट किरचॉफ रूल। सर किरचॉफ रूल हमारे वो हैं जो आपसे थ्योरी में भी पूछ सकते हैं, आपसे न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आ जाएगा, अगर आप टीचर का मूड थोड़ा अपसेट हुआ, उसने गंदा सा न्यूमेरिकल दे दिया, तो उधर वो न्यूमेरिकल का जो कंसेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। जो आप करंट की डायरेक्शन देखोगे वो आप इन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज करके देखोगे, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा हैवी वेटेज के जो टॉपिक आएंगे वो आपसे किरचॉफ और व्हीटस्टोन के बेसिस पे पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा और एक और चीज, आपसे 2 मार्कर 1 मार्कर एमसीक्यू इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे आ सकते हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर, रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो उसको एक बार ध्यान से जरूर देख लेना, हर एक मटेरियल की, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है और उसके ऊपर किस तरीके से इफेक्ट होता है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पुत्र जी आपके पास बहुत लिमिटेड सामान है, ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज एंड पैरेलल, ये तो आप सबको अच्छी तरह पता ही है। किरचॉफ लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, बेटा ये दोनों के दोनों थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों के बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट, रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल। So these topics are belong from current electricity, basically इसकी वेटेज 6 मार्क्स ही है। तो आपके पास स्टार्टिंग के जो 2 यूनिट्स हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों को कंबाइन करके 16 मार्क्स का बनता है, ठीक है। तो बेटा 16 मार्क्स तो यही आ गए, क्या टेंशन, हो जाएगा। ओके बेटा, इट्स एनफ फॉर द करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर मैग्नेटिज्म। सो नाउ बेटा अब आपका है यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिज्म, ठीक है। देख पुत्र, आपका फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 यूनिट 16 मार्क्स देता है आपको। नाउ आपके पास जो अगला यूनिट है वो है मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म का पुत्र 8 मार्क्स का आने वाला है। बच्चों देखो, फिजिक्स के अंदर सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि उसके अंदर सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, मानते हो ना। सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपके PYQs के अंदर आप 3 मार्कर 5 मार्कर ही अच्छे से करोगे तो आप देखोगे हर ईयर में कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, डायरेक्टली एज इट इज ही आउट किया जाते हैं, ठीक है। बट जब आप केमिस्ट्री करते हो तो उसके अंदर थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपके पास वहां पर 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसमें अराउंड 60 to 70 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन के पार्ट्स। 3 मार्कर तो 3 पार्ट्स, 5 मार्कर तो 5 पार्ट। बट फिजिक्स के अंदर आपके पास मल्टीपल मार्क्स को कैरी करने वाले क्वेश्चन ज्यादा होंगे, और ज्यादा नंबर जो कैरी करके चलेंगे वो आपके मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक वहां से डायरेक्टली आएंगे। तो मैग्नेटिज्म के अंदर से हम क्या करेंगे देखते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में से पुत्र आपको कुछ टॉपिक तो बहुत ज्यादा ध्यान से करने हैं और कुछ टॉपिक उससे भी ज्यादा ध्यान से। अरे इतना तो करो यार। देखो बेटा, सबसे पहले मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इजी है, हो जाएगा उसमें। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, एक वायर में से जब करंट पास होगा तो उससे कितना फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसके लिए आपको एक वो टॉपिक करना है। बेसिक्स के लिए QVB sin थीटा कैसे आया, ये सब आप इसी के अंदर पढ़ लोगे। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर, सर देखो 2 डेरिवेशन है आपकी वहां पर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें से आपको बताना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना वहां पर प्रोड्यूस होगा। सेकेंड सर्कुलर लूप, इस टाइप का। अब सर्कुलर लूप में पार्टिकल यहां रहता है, मैग्नेटिक यहां पर भी पार्टिकल रहेगा। यू हैव टू फाइंड आउट dB, एंड dB से आप उसको इंटीग्रेट करके टोटल का निकालोगे। इसका अलग कंसेप्ट है, इसका अलग कंसेप्ट है। तो सर्कुलर वाला ज्यादातर आपसे क्वेश्चन आता है, तो ये अच्छे से टॉपिक कर लेना।
इनके केसेस भी है, तो एक बार उसको अच्छे से कर लेना, ये हैवी वेटेज का टॉपिक है, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट जो बहुत ही ज्यादा प्यारा टॉपिक है पुत्र, देख डरना नहीं है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आप लोगों ने अगर अब तक फिजिक्स से थोड़ा सा फोबिया लेके चल रहे हो थ्रू आउट द ईयर, इन टॉपिक्स को कर लोगे, यू फील बहुत इजी है यार। एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन पुत्र। एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर आपसे क्वेश्चन बिल्कुल मिलता है, जैसे गॉस थ्योरम, ऐसे वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा पुत्र, और मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू जो वो सब आपको इसके अंदर करना है, ठीक है। नाउ द टॉर्क, रोटेटिंग फोर्स, एंगल पे रोटेट करोगे तो कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो अगर आपको टर्निंग फोर्स के बारे में देखना है तो उसके लिए आपको टॉर्क एक बार अच्छे से उसका फॉर्मूला देखना होगा, बिकॉज टॉर्क का ही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं आपके सबसे स्पेशल टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। एमसीजी पता है सबको, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर डायग्राम, उसका वर्किंग, उसका प्रिंसिपल सब इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, कन्वर्जन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। शंट सुना होगा आपने, शंट हम यूज करते हैं सीरीज में, पैरेलल में, किसी भी रेजिस्टेंस के, तो उससे हमारा कुछ कन्वर्जन हो जाता है, बहुत इजी होता है ये कन्वर्जन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। सो इन दिस complete unit you have to make focus on Biot-Savart law and application, Ampere circuital law and application, moving coil galvanometer. These topics will carry a high marks, multiple marks इस वाले क्वेश्चन पे ज्यादा आते हैं, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन जल्दी से नहीं आएगा, आएगा तो 2 या 3 दे के ही जाएगा, ठीक है। तो पुत्र ਤੁਹਾਡਾ काम है उन मार्क्स को कैच करना, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म बेटा आपके टोटल 8 मार्क्स का टॉपिक आएगा, और इसके अंदर से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पास। देखो मोटे मोटे टॉपिक्स को देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ, इसकी एप्लीकेशन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका कन्वर्जेंस, ये आपको पता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सर्कुलर लूप एंड स्ट्रेट वायर, ये था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, व्हिच कैरी 8 marks. Topics are these, importance are हो गया। So we are proceeding on अगला पार्ट EMI and AC. So now बेटा आपका जो नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। मार्केट में इसको EMI के और AC के नाम से भी जानते हैं, पता है ना। और सबसे ज्यादा फेमस नाम जो इसका है EMI। आप लोग मोस्टली कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ बोलते हो यार, EMI बोलते हो ना। तो EMI के अंदर बहुत सिंपल टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स ना के बराबर हैं, आपको ज्यादातर थियोरेटिकल क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात ये आपके 9 मार्क्स को कैरी करता है। देख भाई, 2 भाई, एक थोड़ा सा रूड है, एक बड़ा प्यारा है। EMI एंड AC आपके पास कैरी करता है टोटल 9 मार्क्स। एंड EMI जो आपका है, EMI के अंदर आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं देखते हैं। डेफिनेशन है, आराम से हो जाएगा। मोशनल EMF, ये बहुत बार पूछा जाता है बेटा आपसे क्वेश्चन। मोशनल EMF पे आपको ऐसे 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 करके पूरी फील्ड दे दी जाएगी, एक चार्ज पार्टिकल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कहां पर जाना है इसको। तो बेटा मोशनल EMF आपके पास बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है ये, तो इसको ध्यान से करना। बाद में आपके फैराडे अंकल यहां भी आ गए, तो फैराडे अंकल, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बेटा ये तो आपको अच्छे से करना है। अगर वो पास आएगा तो इनकी जो मूवमेंट्स के बेसिस पे है वो आप इसको अच्छे से कर लेना। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उससे क्या इफेक्ट होता है उस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, बेटा ये म्यूचुअल इंडक्शन तो आपके डिवाइसेस के अंदर भी बहुत काम आएगा, इनकी थ्योरी को बड़े अच्छे से आप पढ़ लेना। और अगर आपके दिन बहुत ही अच्छे हुए तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे कि फॉर लॉन्ग सोलिनॉइड, अगर इसके अंदर सोलिनॉइड अटैच कर देंगे तो आप उसके अंदर कैसे बताओगे कि कितना इंडक्शन उसने किया। सो सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, डेफिनेशन एंड ऑल्सो द डेरिवेशन फॉर लॉन्ग सोलिनॉइड, ठीक है, ये अच्छे से करना है।
फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। अब हम आते हैं इसके बड़े भैया की तरफ, वो है आपके एसी। एसी के साथ देखो जितना ये थोड़ा रूट दिखता है उतना है नहीं, अगर आप इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझ के देखोगे तो बड़े मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आता है। आरएमएस वैल्यू आप इसको करके तो देखो एक बार डेरिवेशन को। आपको इसके अंदर सर्किट्स को अच्छे से पढ़ लेना है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को साथ में सीरीज में लगा देंगे, इन दोनों का पोटेंशियल देखना है और उनको फिर ऐड करना है। क्या प्रॉब्लम आएगा, बहुत आसान है। एलसी सर्किट, आरसी सर्किट एंड एलआर सर्किट, तीनों हमारे पास इंडिविजुअल पढ़ लेना है, अलग 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 अलग, ठीक है। और फिर कंबाइन एलसीआर, बहुत फेमस टॉपिक है ना पुत्र, एलसीआर। पूरे थ्रू आउट द ईयर आपने ये सुना है, अरे एलसीआर आया है, ठीक है। तो एलसीआर आपको करना है, तो एलसीआर का सब कुछ कर लेना, ठीक है। एलसीआर का सिर्फ ये नहीं कि इसकी डेफिनेशन या फिर डायग्राम और उसका फॉर्मूला पुटअप कर लिया, आपको उसके अंदर फेजर डायग्राम अच्छे से कर लेना है, उसकी डेरिवेशन अच्छे से कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किसके लिए होता है। आपको कभी कभार डायग्राम दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा है ये, और उसके बाद उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सर्किट्स के लिए आरसी सर्किट, एलसी एंड एलआर एंड देन एलसीआर, बम हो जाएगा। नाउ डिवाइसेस सर, ट्रांसफार्मर एंड एसी जनरेटर, बहुत प्यारे टॉपिक है यार। एसी जनरेटर को तो बताने की भी जरूरत नहीं है, 10th में भी तो पढ़ा है ना, तो पुत्र 10th वाला 12th में आएगा ही ना। रेजोनेंस एंड वाटलेस करंट डेफिनेशंस है, इतना कुछ ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। ज्यादा बड़ा टॉपिक और हैवी वेटेज को कैरी करने वाला टॉपिक आपके सर्किट्स में और डिवाइसेस में। इनके एक नंबर के क्वेश्चन नहीं आते पुत्र, ठीक है। तो मल्टीपल मार्क्स को जो कैरी करेगा सर्किट्स एंड डिवाइसेस, एसी, अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा, ठीक है। तो ईएमआई एंड एसी आपके 9 मार्क्स कैरी करते हैं बेटा, और 9 मार्क्स के लिए आपको किस तरीके से चलना है, न्यूमेरिकल्स किसके करने हैं, डेरिवेशन, डायग्राम, जो जो आपको पढ़ना है वो सब आपको बताया जा रहा है। डिवाइसेस के अंदर बेटा कुछ मत छोड़ना, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए प्रॉपर, और इनके बेटा जो भी डायग्राम्स होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई स्टेप मार्किंग करता है, आपको पता है ऑलरेडी। जब आप स्टेप्स लिखोगे सब कुछ खोज पोछ मत करना, प्रिंसिपल लिखना, डायग्राम बनाना, वर्किंग लिखना, आराम से करना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें जो मल्टीपल मार्क्स को कैरी करके आते हैं, ठीक है। आपके पास ईएमआई आपको पता है, मोशनल ईएमएफ 2 मार्कर में आ जाता है, ये सब करके देखा हो जाएगा। फैराडे लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, डन। सर्किट्स एंड डिवाइसेस, इतना सा तो है, बस इतनी सी बात है। सो बेटा यहां तक का समझ में आया। ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लेना, नोटबुक बनाओ, चैप्टर वाइज टॉपिक्स लिखो, उसको रिटर्न लिख कर देखो यार। जो मेहनत आप करोगे ना थ्रू आउट द ईयर, जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं करा वो इन बीच के सिर्फ 12 दिनों में भी मेहनत कर लेगा, बहुत अच्छे मार्क्स ले आएगा। आपके पास पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा फॉर श्योर, तो आप उन वाले टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आपका फेवरेट टॉपिक ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब नेक्स्ट जो बेटा आपकी यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा होगी तो वो सिर्फ 2 मार्क्स की, अगर मार्क्स कम है तो टॉपिक भी तो कम है, काहे टेंशन ले रहे हो बबुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी 2 मार्क्स की, टॉपिक विद टाइप्स ऑफ वेव्स, कितने टाइप्स के आपके वेव्स होते हैं अब वो आपको देखना है, प्लस उनकी एक सीरीज है बेटा अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। आपको ना उनके दोनों चीजों को भी फोकस करना है बेटा कि कौन सी वेव की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और किसकी कम। आपसे सिर्फ ये दिया जाएगा कि आपको एक सीरीज दे दी 4-5 वेव्स का नाम, और आपको कहा जाएगा इसको अरेंज करो, या एमसीक्यू में पूछ लेंगे इससे रिलेटेड में कि आपके पास इनमें से किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है 1 2 3 4। तो आपके पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन वाले टॉपिक्स के ऊपर थोड़े कम वेटेज के आएंगे, 1 और 2 मार्कर में आपके पास ये निपट जाएगा, क्योंकि टोटली 2 मार्क्स का यार, टेंशन नॉट।
बट अब आपके पास आने वाले हैं फिजिक्स के सबसे ज्यादा दिग्गज यूनिट, जो सबसे ज्यादा वेटेज करके चलती है। आपको पहले उसके वेटेज बता दूं, फिर उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करते हैं। वो है आपका 16 मार्क्स का, ठीक है। ऑप्टिक्स, नन अदर देन ऑप्टिक्स। सर ऑप्टिक्स ऐसी है कि अकेले अगर आपने पूरे साल में ऑप्टिक्स भी पढ़ ली तो भी आपको ऐसा लगेगा अरे फिजिक्स तो आ गई। ऑप्टिक्स बेटा आपके पास दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो डिपेंड करता है आपके रे ऑप्टिक्स के ऊपर, लेंसेज है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप्स। यार ये तो बहुत सिंपल है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, समझ में आया। प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म रिलेटेड टॉपिक्स, अभी हम उसके जो टॉपिक्स आते हैं वो हम अभी करेंगे। बट अभी आपका यूनिट 6 जिसमें दो फॉर्म है, पार्ट ए पार्ट बी, दो पार्ट से मिलकर बनाया है आपका क्या, ऑप्टिक्स। और उन दोनों को मिलाकर हमारे पास जो वेटेज है वो कितनी है, 16 मार्क्स। बेटा इनमें से जो टॉपिक हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को अलग अलग करके बताएंगे वो सारे अच्छे से कर लेना। ऑप्टिक्स इज द बैकबोन ऑफ योर मार्क्स। पुत्र समझ में आ रहा है? चलते हैं। देखो यार अपने को लगा तो बहुत इजी होगा कि वो 16 मार्क्स की है, ठीक है, आपके पास सबसे बड़ी यूनिट ऑप्टिक्स। बट पुत्र अगर मार्क्स ज्यादा हैं तो आपके पास उसके पार्ट्स और टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं, है ना। तो वेरी केयरफुली बेटा, अगर हमारे पास वेटेज ज्यादा है ऑप्टिक्स की, आसान तो बहुत है बट थोड़ी सी लेंथी जरूर है। तो बेटा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक टॉपिक्स आपके लिए रेडी कर रखे हैं। तो आपको सिर्फ रे ऑप्टिक्स के अंदर इन टॉपिक्स को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फोकस करके रीड आउट करना है, लिखकर प्रैक्टिस करना है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके पास, मैंने जैसे अभी बताया कि ऑप्टिक्स आपके दो फॉर्म में क्लासिफाइड है। आपके पास फर्स्ट है रे एंड सेकंड है वेव। रे ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले हमें वो देखना है जो आपने 10th में भी पढ़ा था, ठीक है, कुछ पार्ट आपने 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट है आपका इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल लेंसेज, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। इसका रे डायग्राम्स ये आपको आना चाहिए। पावर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आपसे काफी बार पूछा गया है पावर के बेसिस पे, ठीक है। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, तो इसको बड़े ध्यान से करना है आपको। देन आपका थियोरेटिकल बेस्ड 2 और 3 मार्कर में आता है आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जितना ज्यादा इसका टॉपिक इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इसकी एप्लीकेशंस भी। इसके एप्लीकेशंस के अंदर आप लोगों ने ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, तो उसको अच्छे से करना। कभी कभार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछ लिया और आपको उसका प्रिंसिपल बताना है और उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, जैसे हमारे आईबी बोर्ड्स वाले बच्चे करते हैं, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, आपने 10th में भी प्रिज्म का डायग्राम आता है आप सबको, लेकिन ये टॉपिक इस रे ऑप्टिक्स का इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके पास रे डायग्राम, उसका फॉर्मूला, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? देखो रे ऑप्टिक्स के अंदर जो आपके पास आएगा उसमें आपकी डेरिवेशन के साथ साथ रे डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी रे डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज इजी है, हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज न्यूमेरिकल पार्ट आता है इसके ऊपर, ये टॉपिक बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखना। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद एप्लीकेशन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म एंड ऑफ कोर्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपको पता है। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो आप इसके अंदर एक और ऐड करो, लेंस मेकर फॉर्मूला। 3 मार्कर, ये वाले जो टॉपिक्स हैं आपके पास, ये मल्टीपल मार्क्स को कैरी करके चलते हैं, जो एक नंबर को नहीं, मल्टीपल 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो डायग्राम्स और डेरिवेशंस को बड़े अच्छे से करना। रे ऑप्टिक्स के बाद आपके पास आते हैं वेव ऑप्टिक्स पे। देख बेटा ऐसा मत कर सोचना कि हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स है सर कैसे करेंगे। बेटा मार्क्स भी तो आपको 16 मिल रहे हैं, सारे के सारे कंप्लीट। वेव ऑप्टिक्स के अंदर बेटा आपको बड़े ध्यान से देखना है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज की डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेन प्रिंसिपल, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पार्ट, आपको पता है। तो बेटा ये वाले टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लेना, डेरिवेशन अच्छे से, रे डायग्राम्स बहुत अच्छे से। ऑप्टिक्स के अंदर रे डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से करना, नहीं तो बाद में कहोगे सर पहले तो बताया नहीं। इनकोहेरेंट और रिफ्रैक्शन हो जाएगा। नाउ
इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपके मल्टीपल मार्क्स को कैरी करने वाली वेव ऑप्टिक्स। आपके पेपर के अंदर सबसे ज्यादा जो आपको दिखेगा वो 16 मार्क्स का, ऑब्वियसली बात है आपको दिखेगा, लेकिन अगर 2 मार्कर में भी इनके क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्कर में भी आते हैं और बहुत बार तो 5 मार्कर में भी होते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से उसको लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाइजेन प्रिंसिपल, फ्रिंज विड्थ एंड कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेटा ये आपका होल एंड सोल कंप्लीट टॉपिक्स की लिस्ट है जो इंपॉर्टेंट है आपके रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में। अच्छे से आप इन सारे टॉपिक्स को, इंडिविजुअल टॉपिक्स को स्टडी आउट करना। ऑल द वेरी बेस्ट। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट न्यूक्लियर फिजिक्स पे। नाउ बेटा यूनिट नंबर 7 आपकी ऑप्टिक्स 18 मार्क्स के होने के बाद में अपन लोग चल रहे हैं डुअल नेचर के ऊपर। न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, आप इसको किसी भी नाम से बोलो, बट ये 12 मार्क्स की है, ठीक है। और ये आपका केमिस्ट्री का 11th ग्रेड का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। मोस्टली आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जो जो टॉपिक पढ़े थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तब भी आपका बोहर था, यहां भी आपका बोहर है। तो पुत्र आपके पास ये यूनिट 7 मॉडर्न फिजिक्स 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें आपको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि आपका 11th से पढ़ते हुए आ रहे हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपको कंप्लीट पढ़ना है, जैसे का मतलब उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स है जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके, सब कुछ आपको उसके अंदर पढ़ना है। लॉज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है विद ग्राफ, ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपका इस वाले डुअल नेचर पार्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देयर लॉज, देयर फैक्टर विद ग्राफ एंड ऑल। नाउ पुत्र गोइंग फॉरवर्ड विद द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये आपको पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, इसके बारे में आपको पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स आपको इस वाले पार्ट में से देखने को ज्यादातर मिलते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ये चैप्टर है, इनकी न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना। नेक्स्ट पार्ट बी एटम एंड न्यूक्लियाई। देखो यार एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर अगर हम देखेंगे तो एटम बोहर के तो अधूरा है, और हमारे बोहर अंकल ने तो बहुत कुछ कहा है, मतलब बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी। यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट बाय यूजिंग द बोहर पोस्टुलेट्स। तो पुत्र बोहर थ्योरी ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार जो जो आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं इनकी लिस्ट बना लो साथ साथ, और ये जैसे आपके देखो 2 पार्ट हैं, लेकिन टॉपिक्स आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो यार, इतने ज्यादा नहीं है। तो इन टॉपिक्स का आप एक ही दिन में नोटबुक एंड पेन लो, इनकी लिस्ट बनाओ और पूरा का पूरा उसमें से नोट्स के फॉर्म में लिख लो, उसको याद करो अच्छे से, देन उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट आपके 12 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे। ऑप्टिक्स 18, न्यूक्लियर फिजिक्स 12, कितना हुआ? मैथ्स तो आपको आती है, तो समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ मास एनर्जी रिलेशन एंड द मास डिफेक्ट, ये आपको मिल सकता है, ज्यादा कोई हैवी वेटेज का नहीं, बट आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए। न्यूक्लियाई, बोहर के अलावा एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर बोहर मॉडल ऑफ एटम के बिना मत जाना, ये तो अच्छे से थ्योरी करके जाना इसकी पूरी की पूरी। ड्यूअल नेचर के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके ग्राफ एंड उसके लॉज, ये तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बेटा दिस इज द यूनिट नंबर 7 न्यूक्लियर फिजिक्स। सो फाइनली हमारा जो लास्ट यूनिट है वो आ चुका है पुत्र। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लास्ट पार्ट है बेटा, दिस वन, ये अकेला 7 मार्क्स के बराबर है, ठीक है। 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे सिर्फ 4 या 5 टॉपिक कर कर। बेटा इसीलिए कहते हैं कि आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी बेस्ड चलोगे तो आपको कोई चीज टफ नहीं लगेगी। फिजिक्स बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सेमीकंडक्टर जो आपके पास चैप्टर है, और वो सुनते के साथ ही आपको सॉलिड स्टेट 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में आपने भी सुना होगा, एन टाइप और पी टाइप। तो बेटा सेमीकंडक्टर की इंट्रो, इसका एनर्जी बैंड गैप थ्योरी, एनर्जी गैप थ्योरी
and types of semiconductor, p type and n type. Main difference general, semiconductor क्या होता है, forbidden energy gap theory, इसके टाइप्स p टाइप और n टाइप. नेक्स्ट, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है. पीएन जंक्शन एज ए डायोड, बैटरी के साथ वो अटैच करेंगे, फिर बाद में फॉरवर्ड बाइजिंग एंड रिवर्स बाइजिंग, दोनों के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ना है. एंड द लास्ट, रेक्टिफायर. रेक्टिफायर का फुल वेव, हाफ वेव, उसके डायग्राम और इसके जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल के ऊपर भी बेस्ड है, ये क्या काम करता है, ये सब आपको अच्छे से करना है. देखो ये चैप्टर आपका थ्योरी बेस्ड है, इसमें से आपको थियोरेटिकल मिलेगा, न्यूमेरिकल इसके अंदर से आपको परेशान नहीं करेंगे. तो आपको ये 7 मार्क्स अच्छे से प्लेट में लगाकर मिल सकता है अगर आप उसको बस इस टॉपिक वाइज स्टडी करो तो. ठीक है, इन टॉपिक्स को ध्यान से समझो. सेमीकंडक्टर होता क्या है, एनर्जी गैप थ्योरी इसकी, फॉरबिडन एनर्जी गैप थ्योरी, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, बेसिकली इसी के अंदर ही आपका पी टाइप और एन टाइप आ जाएगा, डॉपिंग सब कुछ. नाउ पीएन जंक्शन इंट्रोडक्शन, होता क्या, पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म हुआ, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइजिंग, इस पे आपको मल्टीपल मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है बेटा, इसका और इसका. रेक्टिफायर पे एंड बाइजिंग, इनके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आपसे मल्टीपल मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. सो दिस इज योर फिजिक्स, दिस इज यूनिट 9 कंटेनिंग 7 मार्क्स. आपके पास सारे चैप्टर्स के वेटेज प्लस में उसमें सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको क्या करना सबसे पहले है, और अभी से अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो जब तक आपका फिजिक्स का एग्जाम आएगा वो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. एंड इवन आपकी केमिस्ट्री के अंदर प्रिपरेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट ध्यान से कर लोगे. सो फॉर बोर्ड एग्जाम्स ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. ठीक है, सो बेटा at last all the very very best for your physics and chemistry board exam. ठीक है, this is your favorite teacher Himanshu Sharma, chemistry वाला.